नमस्कार। आज की जो कहानी है वो हमारे एक सब्सक्राइबर निशांत जी ने भेजी है। और यकीन मानिए, ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, बल्कि 1998 में जमशेदपुर में उनके और उनके परिवार के साथ घटी एक ऐसी सच्ची घटना है जो रोंगटे खड़े कर देती है। ये किस्सा है जमशेदपुर के बाहरी इलाके में रहने वाले एक बंगाली परिवार का। और जैसा मैंने कहा, यह किसी फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि असल जिंदगी का एक बेहद खौफनाक सच है। तो चलिए चलते हैं सीधे 1998 के छोटा गोविंदपुर में। ये वो समय था जब बिहार और झारखंड एक ही थे और जमशेदपुर एक बड़ा इंडस्ट्रियल शहर हुआ करता था। ये कहानी उसी के एक बाहरी इलाके की है। देखिए, उस वक्त जमशेदपुर में एक तरह का बंटवारा था। एक तरफ टाटा कंपनी के बनाए हुए पॉश आधुनिक इलाके और दूसरी तरफ शहर के बाहर बसे अविकसित मोहल्ले, जहां बाहर से आए परिवार रहते थे जिनके पास साधन बहुत कम थे। अब जरा वहां के हालात समझिए। यहाँ की कॉलोनियों में ज्यादातर मिडिल और लोअर इनकम ग्रुप के लोग रहते थे। दिन में मुश्किल से 5-6 घंटे बिजली आती थी। सड़कें स्टील प्लांट के कचरे से बनी थीं और 40% प्लॉट्स तो खाली और वीरान पड़े थे। मतलब दिन में तो ठीक था, पर शाम होते ही एक अजीब सी खामोशी और अंधेरा छा जाता था। लेकिन उस मोहल्ले में खौफ की असली शुरुआत किसी भूत प्रेत से नहीं हुई, बल्कि कानाफूसी और अफवाहों से हुई। सबसे पहले एक अफवाह उड़ी। मोहल्ले में एक पंजाबी परिवार रहता था जो ज्यादा किसी से मिलता जुलता नहीं था। उनके बारे में बातें बनने लगीं कि उनके घर की एक औरत काला जादू करती है और सीमेंट फैक्ट्री की दीवार के पास दबे हुए बच्चों पर कोई तांत्रिक क्रिया करती है। और फिर अचानक जो हुआ उसने सबको हिलाकर रख दिया। सिर्फ 2 हफ्तों के अंदर मोहल्ले के 3 जवान लड़कों की मौत हो गई। एक की ट्रेन से कटकर दूसरे ने फांसी लगा ली और तीसरा डैम में डूब गया। सोचिए, जिस मोहल्ले में बच्चों की खिलखिलाहट गूंजती थी, वहां अब मौत का सन्नाटा पसर चुका था। अभी तक ये डर पूरे मोहल्ले का था, पर अब ये खौफ निशांत के अपने घर के दरवाजे पर दस्तक दे चुका था और इसका निशाना बनी उनकी बड़ी बहन। सवाल ये था कि आखिर निशांत की बहन को हुआ क्या था। वो एक बिल्कुल स्वस्थ, पढ़ाई में तेज लड़की थी, लेकिन अचानक बिना किसी वजह के उसकी हालत बिगड़ने लगी। ये शुरुआती बदलाव थे। वो लड़की जो हमेशा हंसती खेलती थी, अब एकदम चुप हो गई थी। न ठीक से खाना खाती, न किसी से बात करती, बस अचानक रोने लगती। यहां तक कि उसने कॉलेज जाना भी बंद कर दिया। परिवार परेशान था, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। और फिर एक रात परिवार ने कुछ ऐसा देखा जिसने उनके पैरों तले जमीन खिसका दी। उन्होंने निशांत की बहन को एक भारी मर्दानी आवाज में नमाज पढ़ते हुए पाया। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थीं और वो अरबी में अपने ही पिता को गालियां दे रही थी, एक ऐसी भाषा जो उसने जिंदगी में कभी सीखी ही नहीं थी। अब देखिए, परिवार पढ़ा लिखा था, तो वो सबसे पहले उसे शहर के सबसे अच्छे TMH अस्पताल ले गए, लेकिन सारे मेडिकल टेस्ट नॉर्मल आए। डॉक्टरों को कुछ समझ ही नहीं आया। जब साइंस ने जवाब दे दिया, तब हताश होकर परिवार ने तांत्रिकों और ओझाओं का दरवाजा खटखटाया। पर उनकी निराशा और बढ़ती गई। एक के बाद एक तांत्रिक आए और गए। एक तो इतना डर गया कि रात को ही भाग गया। बोला कि उस चीज ने उसे चारपाई समेत छत पर फेंक गया था। 3-4 और तांत्रिक आए, पर कोई कुछ नहीं कर सका। हर नाकाम कोशिश के साथ वो बुरी ताकत और मजबूत होती जा रही थी। फिर एक मौलवी आए, ताजी बाबा। उन्होंने घर की तलाशी ली और अलमारी के अंदर उन्हें एक पोटली मिली। उसके अंदर क्या था? सड़े हुए नाखून, बाल और हड्डियां। ऐसा लग रहा था कि शायद इस प्रेत बाधा की जड़ यही है। लेकिन वो जो भी चीज थी, वो सिर्फ शक्तिशाली नहीं, बहुत चालाक भी थी। जब भी परिवार रुद्राक्ष की माला या हनुमान चालीसा का पाठ करने की कोशिश करता, वो निशांत की बहन को भयानक तकलीफ देने लगती। वो चीखती, वो मेरे शरीर में सुई चुभो रहा है, रोको इसे। मतलब वो परिवार को इमोशनली ब्लैकमेल करके पूजा पाठ करने से रोक देती थी। जब सारे रास्ते बंद हो गए, हर उम्मीद टूट गई, तब परिवार ने अपनी आखिरी उम्मीद का दरवाजा खटखटाया। वो पहुंचे एक शक्तिशाली महात्मा, एक सिद्ध पुरुष के पास, जिनके बारे में कहा जाता था कि उन पर देवी मां की सीधी कृपा है। अब ये सिद्ध पुरुष कोई मामूली ओझा या तांत्रिक नहीं होते। ये वो लोग होते हैं जिन्होंने सालों की तपस्या से आध्यात्मिक शक्तियां हासिल की होती हैं। ये परिवार का आखिरी और शायद सबसे बड़ा दांव था।
और फिर शुरू हुआ वो आखिरी मुकाबला। सिद्ध पुरुष ने आते ही एक चौंकाने वाला खुलासा किया कि पिछला मौलवी ताजी बाबा धोखेबाज था और पैसे ऐंठने के लिए अपना एक जिन घर में छोड़ गया था। फिर एक बहुत बड़ा हवन किया गया, उन आत्माओं को एक मटके में कैद किया गया और जब निशांत के पिता और सिद्ध पुरुष उसे नहर में फेंकने गए तो उन आत्माओं ने सिद्ध पुरुष पर हमला भी किया, पर आखिरकार उन्होंने उस मटके को नहर में फेंक ही दिया। बहन की तबीयत तो ठीक होने लगी और उस घर का माहौल, वो यादें, वो इतनी भारी हो चुकी थी कि परिवार वहां और नहीं रह सका। आखिरकार साल 2001 में उन्होंने हमेशा के लिए वो घर छोड़ दिया। आज निशांत की बहन पूरी तरह से ठीक है, उनकी शादी हो चुकी है और वो एक खुशहाल जिंदगी जी रही हैं। लेकिन उस घटना का जख्म इतना गहरा था कि परिवार को वो घर बेचना पड़ा जिसे उनके पिता ने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई लगाकर बनाया था। और इस कहानी का अंत निशांत की इन बातों से होता है। वो बताते हैं कि 26 साल बाद जब वो उस मोहल्ले में वापस गए तो उनके अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो रुककर अपने उस बचपन के घर को ठीक से देख भी सकें। उन्होंने बस बाइक स्टार्ट की और वहां से निकल गए। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कुछ यादें और कुछ डर शायद हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ते।